Hello everybody, today our chapter is separation, that is the chapter number 18 from Dr. Roberts philosophy. The name of the book is The Principles and Art of Cure by Homeopathy by Dr. H.A. Roberts. तो सेपरेशन के बारे में मैं शुरू से ये कहना चाहूँगा कि वी हैव सम आइडिया अबाउट सेपरेशन, कि अगर कोई भी डिजीज़ को इम्परफेक्टली ट्रीट किया जाता है तो जो डिजीज़ होता है जो डिजीज़ है वो एक मोर इम्पॉर्टेंट डिजीज़ या मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में चला जाता है और मोर डेंजरस कंडीशन क्रिएट कर देता है. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल सेपरेशन. एक सिमिलर टाइप टर्म है पैलिएशन. पैलिएशन होता है कि या टेम्पोररी रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स. तो एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे अगर मान के चलो कोई स्किन डिजीज़ है और उसमें कोई ऑइंटमेंट लगा दिया और कुछ वो स्किन डिजीज़ गायब हो गया. तो अगर ये स्किन डिजीज गायब हो जाने के बाद जो है ना कुछ समय बाद फिर उसी जगह में वापस आता है, दैट इज वी कैन से दैट इट वाज पैलिएटेड. और अगर ये स्किन डिजीज लगातार इस टाइप का पैलिएशन किया जाता है तो क्या होता है, वो स्किन डिजीज उस जगह से गायब हो जाता है और ये कोई दूसरा मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, फॉर एग्जांपल कोई एस्थमेटिक सिचुएशन क्रिएट होता है. तो ये क्या ना सेपरेशन हो गया, मतलब स्किन डिजीज सप्रेस करके कोई दूसरा ऑर्गन में ये डिजीज डिस्क्रेसिया चला गया. इसको पैथोलॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से जो है ना लंग डिजीज अलग है, स्किन डिजीज अलग है. बट ह्यूमन बीइंग इन एज अ टोटलिटी और जो डिजीज डिस्क्रेसिया है, डिजीज का जो पावर ऑफ द डिजीज जो है ये बॉडी में जो इफेक्ट करता है वो क्या कि डायनामिकली जो इफेक्ट होता है. तो वाइटल फोर्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द बॉडी और डिजीज जहाँ भी वाइटल फोर्स को डिरेंज करेगा तो एक जगह डिरेंज होगा तो वो डिरेंजमेंट दूसरे जगह में चला जा सकता है. सो दैट इज हैज बीन प्रूव्ड कि इसको जो है ना सेपरेशन जो इस तरीके से होता है. एनी हाउ हम लोग चैप्टर में आते हैं. शुरू में ये बोलने का कारण यह था कि कई बार एक टर्म्स को लेके स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो क्लियर हो गया. इसके बाद जो है कि हम लोग चैप्टर में आते हैं सेपरेशन. तो सेपरेशन का चैप्टर में हम लोगों को मिलेगा कि सेपरेशन क्या है, सेपरेशन कैसा होता है, किस मैकेनिज्म में वाइटल फोर्स का कहाँ रोल है सेपरेशन में, और कौन कौन सा फैक्टर के द्वारा सेपरेशन होता है. तो आई विल लाइक टू टेल यू वेरी शॉर्टली. तो सबसे पहले ये जो चैप्टर शुरू हुआ है दिस इज चैप्टर नंबर 18 और इसमें ये लिखा गया है कि जो सेपरेशन है तो ये सेपरेशन कैसे होता है कि फर्स्ट पैराग्राफ में एकदम लास्ट जगह पे आ जाओ. व्हेन द नॉर्मल फंक्शन इज इनहिबिटेड बाय द इमीडिएट रिएक्शन इज अ लैक ऑफ हार्मोनी एंड अ रैप्ड एंड सप्रेस्ड फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल फोर्स. होता क्या है कि वाइटल फोर्स या लाइफ जो है ये बॉडी का जो लाइफ फोर्स है ये बॉडी का जो नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शंस को मेंटेन करता है. तो जब भी कोई एडवर्स सिचुएशंस, एडवर्स रिएक्शन और ऐसा कोई स्टिमुलस आता है जो ये जो नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, उसके हिसाब से जो है कि वाइटल फोर्स का एनर्जी तो डिस्टर्ब होता है. जब ये जो है कि दिस इज अ डिस्टर्ब हार्मोनी, और ऐसे में कोई अगर ट्रीटमेंट इस टाइप का दिया जाए कि जो वाइटल फोर्स का जो नॉर्मल सेल्फ प्रिजर्विंग पावर है जिससे वाइटल फोर्स खुद ही लड़ सकता है और खुद ही बहुत टाइप का डिजीज को जो है ना वो ठीक भी कर सकते हैं, अपने आप ही ठीक कर सकते हैं, ऐसा भी है. लेकिन अगर हम ऐसा कोई ट्रीटमेंट दे दें कि जिसमें वाइटल फोर्स का नॉर्मल काम करने का क्षमता ही डिसरप्टेड हो जाए और वाइटल फोर्स जो है कि ये डिसहार्मोनिकल हो जाए, तो वहाँ पे जो है कि इनका सेपरेशन वाला फंक्शनिंग जो है ना ये वाइटल फोर्स के थ्रू ही हो जाता है. So this is the disease. So the disease conditions are produced with the attendant symptom and irregular functions of the body. So this is the result. Now how this separation occurs. जो next जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ में ये कहा गया है हाउ द सेपरेशन ऑकर्स. तो थोड़ा सा मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ एक बार कि लेट अस कंसीडर सम ऑफ दिस एक्सटर्नल फीचर्स दैट मे द सप्रेस द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द वाइटल फोर्स. तो वाइटल फोर्स का नॉर्मल फंक्शन को सप्रेस करने वाला क्या क्या चीज़ है, एंड थ्रू दैट द वाइटल फोर्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. सच कंडीशंस एज शेल शॉक, फ्राइट, fear, excessive joy, intense unsatisfied longing for mate or offspring, unrequited love, grief and loss of family or friends, business apprehension and worries, disappointed ambitions, extreme fatigue or exhaustion, all these forces have an influence upon the vital energy and so wrap and suppress its natural functioning that a train of symptoms is produced varying in their manifestations. तो जो नॉर्मल कंडीशंस ऑफ द बॉडी होता है ये इन सारे चीज़ के द्वारा
डिस्टर्ब हो जाता है और वाइटल फोर्स जो है कि एक सप्रेस्ड कंडीशन में चला जाता है। तो ये जो इस पैराग्राफ में जो कहा गया है तो ये कोई मेडिसिन का सप्रेशन के बारे में नहीं कहा गया। वाइटल फोर्स का नॉर्मल फंक्शंस को जब कोई डिस्टर्ब कर देता है तो इसमें ये सप्रेशंस क्रिएट होता है। इससे क्या होता है कि अ चेन ऑफ सिम्टम्स आ जाता है जिसको हम डिजीज सिम्टम्स के रूप में देखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वी ऑफन सी केसेस वेयर दिस सप्रेस्ड इमोशन नॉट ओनली अफेक्ट प्रोफाउंडली द सिंगल इंडिविजुअल बट एक्सटेंड द इन्फ्लुएंस टू द नेक्स्ट जनरेशन टू द इफेक्ट ऑन अ नर्सिंग मदर। तो ऐसे सप्रेस्ड कंडीशन जो है ये हेरिडिटरीली भी ये इनहेरिटेड होता है ना। तो this is the condition where we can see that due to the various adverse conditions within the life इस टाइप का एडवर्स सिचुएशंस क्रिएट होता है और वाइटल फोर्स का नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसका जो विकास है उसका जो वी कैन से दैट द एक्सप्रेशंस है दैट आर समव्हाट डिस्टर्बेड एंड दिस इज द सप्रेशन। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द सप्रेशन। इसमें सबसे पहले डॉक्टर रॉबर्ट ने ये बोला कि द पैलिएटिव इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन्स इन फिजियोलॉजिकल फॉर्म इज अ कंडीशन वेयर वी सी ओवर एंड ओवर अगेन एंड दैट वी कैन ऑब्जर्व अ सीक्वेंस ऑफ सप्रेसिव एक्शन। तो जब फिजियोलॉजिकल लेवल में ड्रग्स दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है, उसका जो पैलिएटिव इफेक्ट है वो इफेक्ट जो है ये सप्रेस करता है। इस मामले में डॉक्टर हैनीमैन ने 59 एफोरिज्म को थोड़ा लिखा है कि सच पैलिएटिव एंटीपैथिक रेमेडीज were never employed in allaying the prominent symptoms of protracted disease without being followed in a very few hours by the contrary condition। तो एंटीपैथिक ट्रीटमेंट में शुरू में क्या होता है कि एब्ल्यूरेशन हो जाता है, तो अपोजिट टाइप का ट्रीटमेंट जो देते हैं एंड उसके बाद क्या होता है कि जब वाइटल फोर्स उसका रिवोल्ट रिएक्ट करते हैं तो वो जो शुरू का जो सिम्टम जो पहले जो डिजीज सिम्टम था वो और भी ज़्यादा एग्रेवेटेड कंडीशन में वो आ जाता है। तो ये क्या है कि एक टाइप का वी कैन से दैट सप्रेशन है। और ज़्यादातर क्या हो गया कि फिजियोलॉजिकल ड्रग्स जो है फिजियोलॉजिकल लेवल में या मेटेरियलिस्टिक लेवल का जो ड्रग्स है इस ड्रग्स के द्वारा ये सप्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल एंटीपैथिक एलोपैथिक मेथड्स। दूसरा है अकॉर्डिंग टू हैनीमैन। ओके, सो मेरे इस लेक्चर में मैं कोई एलोपैथी या एलोपैथिक सिस्टम को कोई पर्सनली कोई लेवल में मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये हैनीमैन डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में जो लिखा है अकॉर्डिंग टू दैट वी आर फॉलोइंग दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 जिस कारण से सप्रेशन होता है दैट इज द फिजियोलॉजिकल ड्रग्स। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, वी कैन कंबाइन इट इन पॉइंट नंबर 1। अदर देन दैट एंटीपैथी को आप अलग पॉइंट रख सकते हो और फिजियोलॉजिकल ड्रग्स जो है पर्टिकुलरली द फिजिशियन कॉन्स्टेंटली कम्स अक्रॉस ड्रग्स इफेक्ट्स इन फिजियोलॉजिकल फॉर्म व्हिच हैव सप्रेस द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज। तो पॉइंट नंबर 1 में जैसे एंटीपैथी के बारे में बताया गया है कि जिसमें हम ऑब्वियसली फिजियोलॉजिकल ड्रग देते हैं और दूसरा हम नहीं देते, मतलब एंटीपैथिक ट्रीटमेंट जो है ये देते हैं और इसके साथ साथ जो है ना ऑपोजिट सिम्टम वाला जो मेडिसिन दिया जाता है उससे सप्रेशन होता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर सिंपल फिजियोलॉजिकल लेवल में अगर देखा जाए चाहे कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो यहाँ पे सप्रेशन होता है। डॉक्टर रॉबर्ट ने जो इलस्ट्रेशन दिया है जो कि ओपियम जो है कफ में कैसे यूज होता है और इसका क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में इसका नेक्स्ट पैराग्राफ में ही डॉक्टर रॉबर्ट हैज इलस्ट्रेटेड। एज एन इलस्ट्रेशन कंसीडर द यूज ऑफ ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स फॉर द सप्रेशन ऑफ कफ्स। If this treatment is continued for any length of time instead of a cough, we can find the patient has become subject to a condition far more serious। ये चीज थोड़ा सा समझने का है कि कफ के लिए ओपियम दिया गया और ओपियम लगातार यूज करने के बाद कुछ और सीरियस कंडीशन पेशेंट में डेवलप हुआ। for he has developed a chronic state of night cough. Each time it is suppressed, it is driven still deeper, and the patient soon develops fever, नाइट स्वेट्स एंड जनरल हेक्टिक कंडीशंस। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है दिस वाज रेयरली डन। कफ के लिए ओपियम लिया गया और ओपियम जो है कि सप्रेस करता गया और डिजीज कंडीशन जो है ये डीपर लेवल में और अटैक किया एंड एज अ रिजल्ट फीवर, नाइट स्वेट्स एंड हेक्टिक कंडीशंस जो है ये डेवलप हुआ। Now nobody can understand that these things have been developed due to the use of opium on cough. So we say that this is how this suppression
occurs. This may happen in simple coughs, it may happen in pneumonic coughs. The danger of this suppression is very great, as can easily be noticed, especially in pneumonias where the least suppression is often fatal. इसी तरीके से डायरिया में ओपियम देने का एक दूसरा एग्जाम्पल डॉक्टर रॉबर्ट ने दिया है कि लाइकवाइज इन डायरिया द सप्रेशन ऑफ डायरिया विल ऑफन प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन, देन फीवर एंड अ टेंडेंसी टू डेलीरियम. तो डायरिया को रोकने के लिए जब ओपियम दिया गया उसमें एज अ रिजल्ट जो है क्या मिला, फीवर मिला और डेलीरियम शुरू हो गया. तो दिस टाइप ऑफ कंडीशंस वी गेट आफ्टर दिस सप्रेशन. तो ऐसे में डिफरेंट अदर टाइप ऑफ ड्रग भी बताया गया है. कुछ और कंडीशन भी बताया गया, जैसे 2 लाइन अगर नीचे आओगे इसी का कि ओपियम डायरिया स्टॉप करने गया और इसके साथ जो है द नेक्स्ट डे अ हाइड्रोसेफेलेट स्टेट एंड सकम्ड टू द रैवेजेस ऑफ ओपियम रेदर देन टू द रैवेजेस ऑफ द डिजीज. तो एक हाइड्रोसेफेलस डेवलप हो गया ओपियम जब डायरिया को ठीक करने के लिए लिया गया, एक्चुअली वो सप्रेस हुआ. तो ये जो हाइड्रोसेफेलाइट कंडीशन है ये कोई डिजीज का एग्रेवेशन नहीं है, डिजीज का प्रोग्रेस का एग्रेवेशन नहीं है. ये कंडीशन जो है दिस इज ड्यू टू द ओपियम, दिस इज ड्यू टू द ड्रग, दिस इज ड्यू टू द सप्रेशन. ओके, इसी तरीके से एस्पिरिन और अदर ड्रग्स जो है जो पेन किलर के लिए भी लिया जाता है, इससे भी सप्रेशन होता है. तो अभी तक हम लोगों को 2 पॉइंट मिला. एक तो है कि एंटीपैथी वाला पॉइंट मिला, दूसरा है कि फिजियोलॉजिकल ड्रग्स वाला पॉइंट मिला. तीसरा पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल एप्लीकेशन. हम लोग जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को एफोर्डिन नंबर 185 से लेके 203 तक पढ़ चुके हैं. इनको मालूम ही है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो है ये इट इज नॉट एडमिसिबल, not permitted by following the signs of the disease by Dr. Hahnemann. एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम लोग जो जहाँ एक्सटर्नली कोई डिजीज कोई इंजरी एक्सटर्नल कंडीशन से होता है, जैसे कट हो गया तो उसमें आप कैलेंडुला या ऐसा कुछ एंटीसेप्टिक देके बैंडेज कर सकते हो या कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हो, दैट इज एक्सटर्नल एप्लीकेशन इज अलाउड देयर. लेकिन कोई भी डिजीज जो इंटरनली डेवलप होता है उसमें हम इंटरनली ही उसको ठीक करेंगे, एक्सटर्नल एप्लीकेशन से लेकिन सप्रेशन हो जाता है. So this has been discussed in the Roberts philosophy following Hahnemann's organon of the external application. एक्सटर्नल एप्लीकेशन देने से ऊपर का जो सिम्टम है ये गायब हो जाता है और कई बार जो है ना लगातार एक्सटर्नल एप्लीकेशन देने से ये बाहर का जो डिजीज जो है ये अंदर जाके एक दूसरा और भी मोर कॉम्प्लिकेटेड डिजीज क्रिएट कर देता है. तो इफ़ यू गो टू 201 202 इस जगह में अगर आप देखोगे तो इधर लिखा है. एंड नाउ अगेन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द पॉइंट नंबर 4, दैट इज सप्रेशन ऑफ द नेचुरल सिक्रीशन ऑफ द बॉडी. नेचुरल सिक्रीशन ऑफ द बॉडी को सप्रेस अगर करोगे तो इससे बीमारी होती है और अलग अलग टाइप के बीमारी हो सकते हैं. बहुत कॉमन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिक्रीशन को सप्रेस करने का बहुत कॉमन एग्जांपल है, दैट इज द यूज ऑफ परफ्यूम्स एंड डिओडोरेंट्स. और भी जैसे कि ये एग्जांपल दिया है पर्सपिरेशन, जैसे आप लगाते हो डिओडोरेंट लगाते हो तो पर्सपिरेशन जो है कि ये रुक जाता है और स्मेल जो है कि रोकने का, इससे बॉडी को एक्चुअली नुकसान पहुंचता है. तो वॉट एवर द सिक्रीशन इज, उस सिक्रीशन को किसी भी तरीके से अगर सप्रेस किया जाए तो ये एक सप्रेशन का एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सप्रेशन मोर डेंजरस कंडीशन और डिजीज कंडीशन में अपीयर इन द बॉडी. दिस इज द पॉइंट नंबर 4, दैट इज द सप्रेशन ऑफ द नेचुरल सिक्रीशन ऑफ द बॉडी. ओके, तो इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स दिया गया है, जैसे कि अंडर द सप्रेशन ऑफ सिक्रीशन वी ऑफन फाइंड द सप्रेशन ऑफ द मेंसेस बाय कोल्ड बाथ और द सडन सप्रेसिव ऑफ स्वेट बाय प्लंजिंग इन फॉर ए कूलिंग स्विम आफ्टर एक्सर्शन और इन हॉट वेदर. तो इमीडिएटली जैसे कि पर्सपिरेशन है, बहुत पसीना है, अचानक से एसी में बैठ गए, अचानक से स्विम करने लगे, तो यहाँ पे जो द सिक्रीशन जो है जबरदस्त वो सप्रेस हो जाता है और इससे डिजीज क्रिएट होता है. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज सप्रेशन कैन ऑकर बाय रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द
बॉडी बाय सर्जरी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ एनी ऑर्गन जो है इससे भी सेपरेशन होता है। एंड इसमें बहुत टाइप के एडवर्स कंडीशन विद इन द बॉडी या साइकोटिक मैजम का प्रीडोमिनेंस आ सकता है। तो दीज आर ऑल हैज बीन स्टडीड हियर। तो इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि अ फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ सेपरेशन इन मॉडर्न डेज इज द रिमूवल ऑफ डिस्टर्बिंग ऑर्गन बाय सर्जिकल मीन्स, again forbidding the expression of the vital force though through its chosen organs, where it has been expressed itself in a disease state of the tonsils, of the teeth, the sinuses, or any other part of the economy. The particular disturbance is shown by the symptom picture of the patient. In removing the tonsils, the teeth, or other organ by surgical operation, we are dealing with the end organs by you are dealing with the end product and not with the vital energy. We are cutting off the manifestation of the disease and are not doing and are doing nothing to set in order the vital energy or to prevent further disease manifestation. तो जब कोई चीज को कट के अलग कर देते हैं तो वो क्या था, जो भी कंडीशन था, इफ इट इज नॉट टू मच डेंजरस और टू मच नेसेसरी टू कट इट ऑफ फ्रॉम द बॉडी, तो ऐसे में क्या होता है कि बॉडी का जो पार्ट है जिसमें डिजीज का एक्सप्रेशन हो रहा था वो उसको काट के आप अलग कर देते हो। तो क्या होता है कि वाइटल फोर्स को जो ना ये डिजीज को प्रोड्यूस करने का या डिजीज को एक्सप्रेस करने के या बाहर निकालने का कोई रास्ता तो होना चाहिए, जो कि आपने जबरदस्ती बंद कर दिया। इस एज अ रिजल्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर्स एंड डिसेबिलिटीज एंड डिसफंक्शंस ये अराइज होता है। तो ये जो 5 पॉइंट हमने डिस्कस किया, ये दीज आर द 5 पॉइंट्स वेयर द सेपरेशन हैज बीन डिस्कस्ड बाय डॉक्टर रॉबर्ट्स। और सेपरेशन के बारे में लास्ट जो कंक्लूजन उन्होंने दिया इन्होंने ये बोला कि होम्योपैथिक फिजिशियन जो है ये ओनली वो फिजिशियन है जो कि सेपरेशन के प्रॉपर आइडिया रखते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट रखते हैं, और ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है इस नॉर्मल फंक्शनिंग को वो होने देते हैं। एंड द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट जो ट्रिनिटी ऑफ लाइफ जो है इसको हार्मोनिकल वे में मेंटेन करने देते हैं। हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन जब हम देते हैं तो उसमें कोई सेपरेशन नहीं होता इफ इट इज गिवन इन अ प्रॉपर मैनर ऑन द बेसिस ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। और इससे क्या होता है कि हार्मोनी ऑफ एंड द हेल्थ ऑफ द पेशेंट इज प्रिजर्व्ड and our medicine works according to the vital force. At the end मैं फिर से एक बार ये जो 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, द फैक्टर्स which create separation, इसके बारे में जस्ट आई कैन मेंशन यू द पॉइंट्स अगेन। नंबर 1 that is the use of the palliative medicines or antipathy. Number 2 the use of the physiological doses of the drugs. Number 3 that is the external application. Number 4 that is the suppression of the natural secretions of the body. And number 5 that is the removal of organs by surgery. So these are the points which makes a separation, and we the homeopaths, we are the only physicians who do not suppress. We go according to the natural process by using the vital force. Thank you. We'll meet again in another lecture.